मोइन साहब, मेलबर्न का एक्सपीरियंस आपका है, 92 का वर्ल्ड कप आप जीते हैं, फिर एक ट्राई सीरीज का फाइनल वहां पे जीते हैं। तो क्या मेलबर्न का जब हम देखते हैं कि बड़ा ग्राउंड है तो इट्स ऑल अबाउट पावर हिटिंग, जो इंडिया के पास ऐसा लगता है कि बड़ी जबरदस्त स्ट्रेंथ है उनकी बैटिंग में, या थोड़ा स्मार्ट क्रिकेट भी खेलने की जरूरत है? क्योंकि बाबर आजम ने कहा इन बड़े ग्राउंड्स में आपको 2 सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह 3 रन बनाने का भी मौका मिलता है। तो जरा बताइएगा कि मेलबर्न के हवाले से क्या कोई टीम स्ट्रेटजी पाकिस्तान की डिफरेंट होनी चाहिए, और बॉलिंग में क्या 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाए पाकिस्तान और एक बैट्समैन कम करे, या आपके ख्याल में नसीम शाह, शाहिन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ, ये 3 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स होंगे हमारे? आई थिंक मेरा ख्याल है जिस तरह पाकिस्तान इस कॉम्बिनेशन से खेल रहा है, शाहीन के आने से यकीनन फर्क पड़ेगा। और 2 जो टॉप न्यू बॉलर्स हैं उस पर हम नॉर्मली नवाज के साथ जाते थे, बट अब मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जो कंडीशंस सुनने में आ रही हैं, पिच जिस तरह बताया जा रहा है कि ड्रॉप इन पिच है और पहला मैच होने जा रहा है इस पर, तो यहाँ मैं समझता हूँ कि नए बॉलर के लिए पाकिस्तान को दोनों फास्ट बॉलरों को यूज़ करना चाहिए। नवाज को यानी करानी चाहिए बॉलिंग। नवाज ने नो डाउट के पिछले मैच में इंडिया के खिलाफ प्रूव किया था, और वो जिस तरह वेरिएशन करते हैं नवाज, वो भी बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं। और उस वक्त स्पेशली जिस वक्त पावर प्ले ख़त्म होगा और जहां इंडिया को ज़रूरत होगी एक्सेलरेट करने की रन, तो वहां नवाज भी इफेक्टिव हो सकते हैं। तो मुझे बज़ाहिर ऐसे लगता है कि पाकिस्तान को 3-2 के साथ जाना चाहिए। शादाब बहुत अच्छे बॉलर हैं, और शादाब जिस फॉर्म में कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ जो विकेट टू विकेट अगर ये बॉलर्स गेंद करने में कामयाब होते हैं विद वेरिएशन ऑफ पेस, तो मैं समझता हूँ जिस तरह की इंडिया की बैटिंग लाइनअप है, नो डाउट बहुत बड़ी लाइनअप है। हर प्लेयर जो है वो अपने एक म्यार का प्लेयर है, वर्ल्ड रिकग्निशन है उसकी, उसके रिकॉर्ड्स बोलते हैं, नॉट ओनली कि वो देखने में अच्छा है, बट दे हैव प्रूव्ड देमसेल्व्स, दे आर द बेस्ट बैट्समैन हर फॉर्मेट ऑफ द गेम में। तो हमारे पास भी एडवांटेज है। तो जंग जैसे हमने कहा कि हमेशा असाब की जंग होती है, टेंशन होती है, प्रेशर होता है, तो दोनों में से जाहिर सी बात है जो भी कोप अप करेगा इंडिया पाकिस्तान के बॉलिंग या इंडिया की बैटिंग या पाकिस्तान की बॉलिंग, तो वो उसके ज़्यादा चांसेस है। और इमाद ने जो बात की वो मैं समझता हूँ इस पूरे मैच की जान होगी, जो पावर प्ले है दोनों टीमों के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन जो बड़ा ग्राउंड, कुछ इसमें आपके ख्याल में पाकिस्तान के लिए डिसएडवांटेज, इंडिया के लिए एडवांटेज है? पाकिस्तान को जो एडवांटेज है, पाकिस्तान को इसमें बड़े ग्राउंड में एडवांटेज ये है, रिजवान और जी बस ये बात मुकम्मल कर ले, मैं आता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि बड़े ग्राउंड से पाकिस्तान को ये एडवांटेज है कि पाकिस्तान के जो बैट्समैन है वो इतनी बड़ी हिट्स नहीं मारते, बट दे नो हाउ टू गेट डबल्स, एंड उन डबल्स को ट्रिपल में किस तरह कन्वर्ट करना है। आई थिंक रिजवान जिस तरह का और हमारा कप्तान जिस तरह के रनिंग बिटवीन द विकेट्स करते हैं, तो पाकिस्तान को इस पे भी एडवांटेज होगा। राइट। मैं चाहूंगा हरभजन सिंह साहब से भी सवाल करूं, क्योंकि पिछले साल मुझे याद है ये सवाल मैंने सनी भाई से किया था, हरभजन सिंह भी हमारे साथ थे, कि इंडिया के ऊपर एक एडेड प्रेशर था। एक तो विराट कोहली कप्तान थे लास्ट वर्ल्ड कप में, और वो कोई वर्ल्ड कप नहीं जीते, तो एक ऑब्वियसली कैप्टन पे प्रेशर होता है कि मुझे प्रूव करना है। दूसरा एक ये भी प्रेशर था हरभजन सिंह साहब कि आईपीएल जब से शुरू हुआ है इंडिया कोई T20 का वर्ल्ड कप नहीं जीता है, जबकि सबसे बड़ी लीग इंडिया में हो रही है। तो ये भी सवाल होता है, जब इतनी लीग, इतनी क्रिकेट आप खेल रहे हैं, तो वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीता? आपके ख्याल में ये प्लेयर्स के दिमाग पर होता है, उनके जहन पर होता है कि ये प्रेशर है इंडिया पे, क्योंकि बायलैटरल सीरीज बड़ा अच्छा खेलते हैं लेकिन बड़े टूर्नामेंट्स नहीं जीत सके हैं वो जब से आईपीएल शुरू हुआ है? देखिए, आईपीएल एक ऐसा फॉर्मेट जिससे बहुत सारे प्लेयर निकल के आए हैं भारतीय टीम के लिए। जाहिर सी बात है, मैं खुद अचंभा सा रह जाता हूँ, हैरान होता हूँ कि इतने ज्यादा प्लेयर होने के बावजूद और इतने अच्छे प्लेयर होने के बावजूद हमने कोई आईसीसी ट्रॉफी T20 फॉर्मेट में जीती नहीं है। तो ये बड़ा ताज्जुब होता है जान के। हालांकि जब ये फॉर्मेट हम नहीं खेला करते थे, 2007 की बात है, तब हम ये फॉर्मेट जीत गए थे। तो अब तो ऐसा लगता है कि हमें एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है, टीम के पास खिलाड़ी इतने अच्छे मौजूद हैं। इस टीम में, मौजूदा टीम में मेरे ख्याल से 5 डिफरेंट कप्तान आपको देखने मिलेंगे आईपीएल के, पर उसके बावजूद भी ट्रॉफी नहीं है। ये ताज्जुब की बात है, उसमें हैरान हूं मैं भी कि क्यों नहीं होता है। बट वो कहते हैं कि जो बड़े मैचेस हैं, जो आईसीसी ट्रॉफीज हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 लोगों के दम पे नहीं जीते जाते, उसमें टीम जो है वो मिलजुल के अगर खेलती है। अब न्यूजीलैंड की बात करें तो कितनी बड़ी मात दी है देखिए ऑस्ट्रेलिया को, कि न्यूजीलैंड की कोई बड़ी टीम नहीं है, पर वो मिलजुल के खेलती है, एकजुट होकर खेलती है। जो टीम एकजुट होकर खेलती है वो 1 या 2 मैच नहीं जीतती, वो चैंपियनशिप जीतती है, वो बड़े पैमाने की टीम मानी जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो पिछला जो टाइम गुजरा है उससे कुछ सीखा होगा टीम ने, जो आने वाले समय में जब ये मौजूदा अभी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया में एकजुट होकर खेले,
ताकि टूर्नामेंट में आगे जाएं, और आगे जाएंगे तो फिर अपने आप के लिए चांस बनाएंगे। बट ये डेफिनेटली ताज्जुब की बात है कि इतने बड़े प्लेयर्स होने के बावजूद, इतने बड़े नाम होने के बावजूद, जो अभी तक कोई वर्ल्ड कप T20 फॉर्मेट में नहीं आया है, वो मेरे लिए भी परेशानी का सबब है। ये जो लास्ट इंडिया जीता था, जो वाहिद इंडिया जीता था 2007 में, तो चूंकि हरभजन सिंह थे ही उसमें स्पिनर, तो मैं चाहूंगा हरभजन अगर आप कुछ कहना चाहेंगे जो आकिब जावेद साहब ने कहा। जी, मैं इनसे सवाल करना चाहूंगा आकिब जावेद साहब से कि देखिए, आपने कहा कि जिस टीम की बॉलिंग अच्छी होती है वो टूर्नामेंट जीतती है, ये बात बिल्कुल सही है। बट अकेली बॉलिंग भी, अगर आप दूसरी टीमों को 140 पे आउट कर दोगे, बल्लेबाजी नहीं होगी, तो आपकी टीम तो भी नहीं आगे जाएगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, और थोड़ा सा मैं आपको पीछे 2007 की तरफ भी लेके जाना चाहता हूँ कि उस समय भी हमारे पास के डेप्थ के ऐसे अच्छे बॉलर नहीं थे कि जो बाद में आके अच्छे बॉलिंग करते। बट हाँ, क्योंकि हम डरबन में खेल रहे थे, वहाँ विकेटों में थोड़ा सा मॉइस्चर था, और हम सारे टॉसेस जीतते, जहाँ हमारे फास्ट बॉलर जो कि बॉल को स्विंग कराते थे, उनको बड़ी मदद मिल रही थी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जिस टीम के पास बॉलिंग अच्छी होती है वो अच्छा करते हैं। बट अब उससे बेटर हमारे पास विकल्प हैं। विकल्प मतलब हमारे पास और ज्यादा अच्छे बॉलर्स आ गए हैं जो ये फॉर्मेट को ज्यादा अच्छे से समझते हैं। उसके बावजूद वो जो रिजल्ट हमें लगता था कि मिलने चाहिए, वो मिले नहीं है, जिसके कारण थोड़ा सा हमें ये लगता है कि शायद कुछ तकनीकी कारण है, या फिर सोच का विषय है कि किस लिहाज की क्रिकेट खेलते हैं, जिसके कारण ये बड़े बड़े वर्ल्ड कप्स नहीं जीत पाते हैं। तो वो एक कारण मुझे लगता है, रादर देन कि स्किल वाइज आई थिंक जो टीमें हैं वो तकरीबन बराबर की टीमें होती है सारी। उस दिन कौन सी टीम बेटर खेल जाए उस पे मैटर करता है। एक कॉम्पिटिशन इसके ऊपर करूं, देखिए इसकी अगर आपने पता लगाना है तो आप देखें जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ और पाकिस्तान जीत गया, और किस तरह से डिमोरलाइज्ड हुई इंडियन टीम। इसको आप कहते हैं ईगो, कैनॉट एक्सेप्ट कि हम दुनिया की बेहतरीन लीग में से प्लेयर्स निकालते हैं और हम हार गए, हम कैसे हार सकते हैं। हार को एक्सेप्ट करना ग्रेसफुली, क्योंकि उसके बाद देखिए उनकी परफॉर्मेंस, फिर वो कितनी और कमज़ोर टीमों से भी हारे। तो इसीलिए ये अर्ली ऑन जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है किसी भी कंपटीशन में, इसको बहुत बड़े दिल से हार और जीत टीम का, हम लोगों का नहीं या फैंस का नहीं, टीम का, कप्तान का, प्लेयर्स का, उस हार को या जीत को आप किस तरह से लेके चलते हैं। लास्ट जो आइडियल था इंडिया के लिए, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में दुबई में मैचेस हो रहे थे, पिचेस भी उनको पता है सिमिलर होती हैं, बस वो जो ईगो जो हम एक प्लेयर को लार्जर देन लाइफ बना देते हैं, हम उनको भगवान की दर्जा दे देते हैं। और मेरा सवाल आपसे आकिब भाई, मेरा सवाल आपसे ये है, बुरा ना माने, आपने दो लफ्जों का इस्तेमाल किया। आपने कहा कि इंडिया जब पाकिस्तान से हारा तो डिमोरलाइज हो गया। डिमोरलाइज होना मुझे नहीं पता। आपने दूसरा कहा कि हार को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए, उसके बाद वो कमजोर टीमों से हारा। इंडिया किसी कमजोर टीम से नहीं हारा था, बल्कि इंडिया साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड से एक मैच हारा था, और इंडिया ने, मुझे लगता है कि हार को ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया था। शायद ये जो आप बात आपने की, आज ऑस्ट्रेलिया हार गया, अब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से हारा है 90 रनों से, 89 रन से हारा है, तो ऑस्ट्रेलिया क्या करे, उनकी ईगो भी तो हर्ट होगी। तो मुझे लगता है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि एक मैच की बिना पर, जो एक मैच भारत पिछले साल दुबई में हार गया था पाकिस्तान से, क्या वही मेलबर्न में रिजल्ट होगा? आप कहते हैं फास्ट बॉलिंग है, आपके पास फास्ट बॉलिंग है, लेकिन आप फास्ट बॉलिंग को डिफाइन कैसे करते हैं? सिर्फ वो फास्ट बॉलर T20 में कामयाब है जो 140 से 145 डालते हैं, या जैसे हरभजन सिंह ने कहा, आपके पास वेरिएशन भी होगा, आपके पास स्लोअर वन भी होगा, आपके पास सीमर भी होगा, आपके पास यॉर्कर भी होगा। आपके लिहाज से बेस्ट बॉलिंग अटैक क्या है T20 में? अच्छा, मैं चाहूंगा इसका जवाब हम दूसरे पैनलिस्ट से भी ले लें ताकि उनको भी इंक्लूड करें। और इमाद वसीम साहब, इसका भी जरा जवाब दे दीजिएगा। आई होप विक्रांत गुप्ता वोंट माइंड दिस। इसका भी जवाब दीजिएगा। इमाद साहब, जरा पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले से भी बताइए कि एक तो बाबर आजम और रिजवान ने बहुत स्कोर किया है, जबरदस्त स्कोर किया है। इन कंडीशंस में आपके ख्याल में क्या उनका गेम प्लान होना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हैं? और दूसरा, पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर आप कैसा देखते हैं इन कंडीशंस के हवाले से? पहले तो मैं विक्रांत भाई का जवाब दे दूं उस बात का। आई थिंक विक्रांत भाई जो फास्ट बॉलिंग है, फास्ट बॉलर वही ज़्यादा अच्छा होता है। उसके पास स्किल्स होती हैं स्विंग करने की इन T20 क्रिकेट, इन एनी फॉर्मेट ऑफ द गेम।
बी वो कंडीशंस और विकेट को देख के बॉलिंग करता है कि आज इस लेंथ पे बॉल करना है, आज ये वाला स्लो वन वेरिएशन है। आई थिंक जैसे आपके बॉलर हैं भुवनेश्वर कुमार, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है कंडीशंस को यूज़ करने के लिए। सो इस तरह हमारे पास शाहीन जैसे होता है, हारिस बहुत अच्छी करे, नसीम। सो हमारे पास आई थिंक 2 या 3 ऐसे बॉलर हैं जो उस कंडीशंस पे उस तरह इफेक्टिव हो सकें। सो जैसे इंडिया की बॉलिंग में भुवनेश्वर जो है मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, क्योंकि ही इज़ द वन हु टेक्स विकेट्स अर्ली ऑन, ही इज़ द वन डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, ही इज़ द वन जब आप मुश्किल में होते हैं तो उनको बॉल दें। सो आई थिंक मेन बॉलिंग का यही होता है। दूसरा आपकी बात का जवाब दूं कि रिजवान और बाबर को जिस तरह ये खेलते आ रहे हैं, आई थिंक उनको चेंज तो नहीं अब कर सकते एकदम। सो होता है बड़े मैच में ये होता है कि आप जाके पहले फील लेते हैं। व्हाट आई विल से जस्ट गो आउट देयर एंड प्ले fearless cricket। fearless cricket और स्टूपिड क्रिकेट में थोड़ा सा फर्क होता है। fearless होता है कि आप जाके एक्सेलरेट करें, चांस लें। सो मिडिल ऑर्डर पे मैं इसलिए ज़्यादा कमेंट नहीं करता क्योंकि मिडिल ऑर्डर ज़्यादा बॉलिंग ही नहीं खेलता। टॉप 3 ऊपर के सारे हमारे खेलते हैं। सो आई थिंक मिडिल ऑर्डर को जब आप जज करेंगे, जब टॉप 3 कंसिस्टेंट फेल होंगे, तो अच्छी चीज़ ये होती है कि इंडिया के पास भी ये अच्छी चीज़ है कि उनके टॉप 3 जो हैं टॉप प्लेयर्स हैं, और टॉप 4 जो अब जैसे सूर्या कुमार खेलते हैं, तो दुनिया में बेहतरीन प्लेयर के उसमें इमर्ज हुए हैं। सो आई थिंक इंडिया के टॉप 4 और पाकिस्तान का टॉप 3, दिस इज़ द गेम फॉर मी। एंड स्पिनर्स इंपॉर्टेंटली मिडिल ओवर्स, जैसे पावर प्ले का मैंने बताया, स्पिनर्स मिडिल ओवर में रोल अदा करते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं स्पिनर। सो आई थिंक दोनों टीमें 2-2 स्पिनर से लाजमी जाएंगी। विक्रांत, अगर मुझे इजाजत दे तो मैं सुनील गावस्कर साहब से सवाल करना चाहूंगा। जी 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 जी, जी सनी भाई, ऑब्वियसली इंडिया की टीम एक बेहतरीन टीम है, खासतौर पे जो बैटिंग है इंडिया की उसका तो जवाब ही नहीं है। जैसे भी बात की माने, सूर्या कुमार यादव नंबर 4 पे, फिर केएल राहुल, सब बेहतरीन बैट्समैन है, हर फॉर्मेट में खेल सकते हैं, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो T20 हो। आपको नहीं लगता कि कुछ जो आपके साबिक क्रिकेटर्स हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स, वो बहुत कम चांस दे रहे हैं इंडिया को? मैंने कपिल देव का स्टेटमेंट पढ़ा, वो कह रहे हैं ओनली 30% चांस ऑफ इंडिया रीचिंग सेमीफाइनल्स। गौतम गंभीर कह रहे हैं कि कोहली को रन स्कोर करने चाहिए टू विन द मैच, नॉट फॉर हिमसेल्फ। ये ज्यादा ओवर क्रिटिकल नहीं हो गए हमारे कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स? शायद वो सोच रहे कि अगर ऐसी बातें करें तो फिर टीम ज़्यादा मोटिवेट होगी। कोई बंदा, किसी को आप क्रिटिसाइज करते तो वो सोचता है ना कि हाँ मेरे बारे में ऐसा कुछ कह रहे तो मैं रन बनाऊंगा, हाँ मैं रन बनाऊंगा और मैं विकेट ले लूंगा और मैं दिखाऊंगा इनको कि ये भी खेले थे, पर इनकी जो प्रेडिक्शन है वो ठीक है नहीं। शायद वैसा भी हो सकता है। कभी कभी अलग अलग, मतलब कप्तान जो होते हैं अलग अलग तरीके यूज करते हैं मोटिवेट करने के लिए। तो शायद ये एक तरीका होगा कपिल और गौतम गंभीर का। सनी भाई, लेकिन ये हकीकत है शहजाद भाई जो आपने कहा, आई थिंक ये हम दोनों मुल्कों के लिए आईना है। क्योंकि आज जो हम कह रहे हैं कि आपने पाकिस्तान में पढ़ा, इंडियन प्लेयर्स बात कर रहे हैं विराट की या स्ट्राइक रेट की, अब आकिब भाई भी बैठे हैं वहां पर, और मैं देखता हूं पाकिस्तानी मीडिया में भी बाबर रिजवान जिस दिन रन बनाए तो उनको गाली, जिस दिन रन ना बनाए तो गाली, जिस दिन रन बना के मैच जिता दे तो भी गाली कि जी एक तो स्ट्राइक रेट क्या 129 का था, 160 का क्यों नहीं था। ये मुझे लगता है कि हमारी ना सोसाइटी की रिफ्लेक्शन है। ऐसा है, शायद हम क्रिकेटर्स को चाहते हैं कि वो जीते भी, 6-8 मुक्के भी मार के आए, सामने वाले को गिरा भी दें और सब कुछ करें। मुझे लगता है कि शायद एक्सपेक्टेशन सनी भाई थोड़ी ज्यादा हो गई है, या फिर T20 में हम बाकी मुल्कों से पीछे हैं। देखिए, जब आप देखते हैं T20 क्रिकेट, जहाँ IPL हो या PSL हो, वहाँ पे वो जो देखने के बाद प्लेयर को परफॉर्म करते देखने के बाद एक्सपेक्टेशन तो बढ़ती है, क्योंकि आप उन्हें काफ़ी देखते हैं, काफ़ी बार देखते हैं, आपकी जो फ्रेंचाइज के लिए खेलते हैं, तो उससे फिर एक जो बनता है ना कि इन्होंने इतने सारे रन बनाए तो पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं रन बनाए, इन्होंने इतने सारे विकेट ले लिए, इंडिया के लिए विकेट क्यों नहीं लेते। तो वो एक एक्सपेक्टेशन बढ़ती है। और जब आपके एक्सपेक्टेशन से थोड़े से कम हो, आप एक्सपेक्ट करें कि 5 विकेटें लेनी चाहिए, तो किसी बंदे ने 4 विकेटें ले ली 16 रन देकर, पर उन्होंने 5 विकेट नहीं ली, तो इसलिए आप उनको क्रिटिसाइज करेंगे उन्होंने 5 विकेट नहीं ले ली। और किसी बंदे ने 80 या 90 रन बनाए, 100 नहीं बनाए, तो उसको भी आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो वैसा होता है कभी कभी, क्योंकि आपने जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ऊंची की है।
थोड़ी ठंड ज्यादा हो गई है, थोड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल पड़ी है। अच्छा, मेलबर्न बड़ा दिलचस्प मैदान है मोइन खान साहब को भी इंडिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए में लेकर आए। सनी भाई कप्तान थे, 1995 बेंसन एजिस वर्ल्ड सीरीज जीती। आप देखिए आकिब भाई और मोइन भाई जो स्टूडियो में बैठे, आपने वर्ल्ड कप इस मैदान में जीता था। अब पता नहीं इन दोनों में आप कैसे कनेक्शन ढूंढेंगे।